हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों मैं रुबेल और मैं आज आप सबके लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा असम के जो डीएचएस या डीएमई जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए। सो आप लोग में से जो लोग मतलब वो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। साथ ही साथ ये दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा क्योंकि इंडियन पॉलिटी से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखना और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following statement is not correct about the राज्यसभा? राज्यसभा के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, इट वाज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द अप्रैल 3, 1952। सो ये भी करेक्ट है, ये डेट याद रखना कब मतलब ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया, अप्रैल 3, 1952। ऑप्शन सी, 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी, 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी ईयर। सो ये गलत है, ध्यान रखना। सो इधर गलत बोला, कौन सा रॉन्ग है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ये रॉन्ग है। सो इसमें जो 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर्स एवरी 2 ईयर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सो राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। सो इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ अप्रैल 3, 1952 और 12 ऑफ राज्यसभा मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ध्यान रखना ये फैक्ट। Question number 2. Who was the interim president for the first time Constituent Assembly? Who was the interim president of the first Constituent Assembly? कह सकते हैं हम लोग फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सच्चिदानंद सिन्हा। So it is the right answer. Question number 3. Who among the following has been given a right to legislative on residuary subject? So residuary subject पे किसको मतलब राइट दिया? So ऑप्शन ए, स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट। सो कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान रखना। सो इसमें मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 लिस्ट प्रोवाइड किया, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। यह 7 शेड्यूल में दिया गया, ध्यान रखना। उसके अलावा भी जो रहता है उसे क्या कहते हैं? रेसिडुअरी सब्जेक्ट। और रेसिडुअरी सब्जेक्ट में मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसका रहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4. Who among the following held office of the vice president of India for the 2 consecutive terms? 2 बार मतलब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में मतलब कौन से मतलब इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ऑफिस हेल्ड किया था? सो ऑप्शन है डॉक्टर आर वेंकट रमन। ऑप्शन बी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन सी, डॉक्टर बीवी गिरी। ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ध्यान रखना। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, ये भी फैक्ट याद रखना। So Dr. S. Radhakrishnan was elected as the first vice president of India in 1952. ये मतलब याद रखना। And elected as the second vice president of the India 1962-67. Question number 5. Who called the Indian people as the single people living under single imperium derived from a single source? ये सब मतलब जो कोटेशन है वो आप लोग ध्यान से देख लेना और 2-3 बार देख लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। सो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अम्बेडकर हैड सेड दैट फॉलोइंग द वर्ड रिगार्डिंग इंडिया बीइंग union of the state, the use of the word union is deliberate. The drafting committee wanted to make it clear that India was to be federation. The federation was not a result of agreement by the state to join the federation and the federation not being the result of agreement. So India का जो federation है वो मतलब एग्रीमेंट से नहीं हुआ, ध्यान रखना। जैसे यूएस का जो फेडरेशन है वो एग्रीमेंट के थ्रू हुआ, वो मतलब कभी भी एग्रीमेंट तोड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं, बट इंडिया के जो फेडरेशन हुआ वो मतलब होल्ड टुगेदर है, ध्यान रखना। सो ये कम टुगेदर नहीं है, ये होल्ड टुगेदर है, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कोटेशन वो जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6. Which among the following article was inserted in the Indian Constitution by the 42nd Amendment Act 1976 in the purview of the India being a signatory of the Stockholm Conference of 1972? So कौन सा आर्टिकल थ्रू मतलब अमेंडमेंट हुआ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976? सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है।
सो इंडिया जो साइन किया साइनेटरी थे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972, उसके बाद कौन सा आर्टिकल मतलब ऐड किया गया? ऑप्शन ए आर्टिकल 45, ऑप्शन बी आर्टिकल 47, ऑप्शन सी आर्टिकल 47 ए, ऑप्शन डी आर्टिकल 48 ए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आर्टिकल 48 ए। ध्यान रखना, इनिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैड नो डायरेक्ट प्रोविजन फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो आर्टिकल 48 ये है डायरेक्ट प्रोविजन टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सो पहले जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे मतलब ये कोई आर्टिकल ऐसा डायरेक्ट मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग नहीं था। सो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो 1972 का साइन करके उसके बाद 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये मतलब ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन पे आर्टिकल 48 ए। ध्यान रखना। Question number 7. The President of India can summon joint session of the Parliament in case of a deadlock between the Lok Sabha and the Rajya Sabha during the passage of which of the following? President of India मतलब वो समन कर सकते हैं जॉइंट सेशन। सो जॉइंट सेशन में कौन प्रेसिडेंट मतलब कौन प्रेसिडेंट रहते हैं? वो स्पीकर ऑफ लोकसभा। ध्यान रखना। सो ये समन कौन करता है? हमारे प्रेसिडेंट साहब कह सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वही समन कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, ऑप्शन 2 मनी बिल, ऑप्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। सो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन ये राइट आंसर होगा, मनी बिल ये तो नहीं होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ये भी नहीं होगा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, सॉरी ऑप्शन देखिए only one, यानी joint sitting is called by the following situation। देखो, bill has been by the one house and the transmitted to the other house and rejected by the other house। so मतलब मेन चीज़ क्या है? ऑर्डिनरी अगर कोई मतलब लेजिस्लेशन हो उसको मतलब ऑर्डिनरी सेशन मतलब वो जॉइंट सेशन रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वो जो बिल है वो उसमें नहीं रहेगा, मनी बिल में भी नहीं रहेगा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following rate is also known as the awakening call या wakening call? सो ऑप्शन ए मैंडामास, ऑप्शन बी प्रोहिबिशन, ऑप्शन बी सर्चरी, ऑप्शन डी को अरेंटो। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी मैंडामास। सो मैंडामास को वेकनिंग कॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द कंसेप्ट ऑफ द प्रिवी पार्स एंड द प्रिविलेज ऑफ द रूलर्स ऑफ द फॉर्मर इंडियन स्टेट वाज टर्मिनेटेड थ्रू। जो कॉन्सेप्ट था प्रिवी पार्स का या प्रिविलेज जो रूलर ऑफ द फॉर्मर इंडियन प्रिंसली स्टेट, ये मतलब कह सकते हैं हम लोग, वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा यह टर्मिनेट किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, 26th अमेंडमेंट एक्ट, 52nd अमेंडमेंट एक्ट, 91st अमेंडमेंट एक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 26th अमेंडमेंट एक्ट। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 363 है वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. ऑन व्हिच डेट इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से डेट पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब जिन्होंने मतलब अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1947, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जुलाई 1947। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।